गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 17 के वाक्यगत अशुद्धियाँ और अशुद्धि शोधन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। बच्चों, आप जानते हैं कि यदि हम व्याकरण की दृष्टि से उसे ध्यान में न रखकर वाक्यों की रचना करें तो कहीं न कहीं हमसे वाक्यगत अशुद्धि हो ही जाती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से हमें वाक्यों की रचना करनी चाहिए ताकि वाक्य शुद्ध हो। तो आइए हम लोग अपने पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका यह पाठ है वाक्यगत अशुद्धियाँ और अशुद्धि शोधन। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग प्रायः अशुद्ध वाक्य बोलते हैं और अशुद्ध ही लिखते हैं। इसका कारण यह है कि लोगों को व्याकरण के सही नियमों की जानकारी नहीं होती। वास्तव में भाषा के नियमों से हटकर जो भी वाक्य बोले या लिखे जाते हैं वे अशुद्ध होते हैं। आप अगर इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करें तो आप इसे दूर कर सकते हैं। तो जैसा कि नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिखा है और एक तरफ शुद्ध वाक्य लिखा गया। अब आपका अशुद्ध वाक्य है, आप यहीं ठहरो, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप यहीं ठहरिए। मुझे चाय पीना है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे चाय पीनी है। पिताजी तुमको बुलाए हैं, पिताजी ने तुमको बुलाया है। रमेश या गीता जाएंगे, रमेश या गीता जाएगी। बच्चों, इन वाक्यों में छोटी छोटी अशुद्धियां हैं जिनको ध्यान न रखने के कारण यह जो वाक्य हैं वह अशुद्ध हो गए हैं। वाक्य रचना में होने वाली अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या है कि हमें व्याकरणिक नियमों का न जानना या व्याकरणिक नियमों की जानकारी का हमारे अंदर अभाव होना। वाक्य रचना में होने वाली अशुद्धियों को मुख्य रूप से हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ, रूपांतरण संबंधी अशुद्धियाँ और इसके अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पदक्रम की अशुद्धियाँ, यदि हम कहें कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ तो क्या होगा, यह वाक्य जो होगा अशुद्ध होगा, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के उलटफेर होने से वाक्य में अशुद्धि आ गई है। रमेश या गीता जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने के अनुसार ही उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा कि रमेश या गीता जाएगी। मोहन, शीला या माताजी जा सकते हैं, मोहन, शीला या माताजी
जा सकती हैं। ऐसे ही आप कहें कि गांधी जी का देश बहुत आभारी रहेगा, तो यह वाक्य क्या होगा? अशुद्ध होगा। जबकि शुद्ध वाक्य होगा कि देश गांधी जी का बहुत आभारी रहेगा। वे भोजन कर लिए हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उन्होंने भोजन कर लिया है या वे भोजन कर चुके हैं। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे। एक चाय का कप ला दो। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? चाय का एक कप ला दो। तो बच्चों, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण थे, जिनके आधार पे अगर हम इन्हें ध्यान देकर क्रम से कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह वाक्य जो होता है अशुद्ध हो जाता है। मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हम आज नाश्ता भी नहीं किए, हमने आज नाश्ता भी नहीं किया। तो ये आपके कुछ वाक्य थे जिनमें आपने अशुद्धियों को देखा और आपने समझा कि किस प्रकार हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ। अन्विति अन्वय को भी कहते हैं और अन्वय या अन्विति का अर्थ होता है मेल। जैसे मान लीजिए कर्ता और क्रिया की अन्विति। लड़की जाती है, लड़कियां जाती है, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। लड़की रोटी खाती है, लड़की आम खाती है। अब मान लीजिए कहते हैं कि गुरुजी आपको बुलाए हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? गुरुजी ने आपको बुलाया है। लड़कियों ने कुछ आम खाई, लड़कियों ने कुछ आम खाए। हम आपसे पहले ही कहे थे। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमने आपसे पहले ही कहा था। मीरा की एक बेटी है, मीरा के एक बेटी है। हम लोग रेलगाड़ी पर आए, हम लोग रेलगाड़ी से आए। तो ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें छोटी छोटी अशुद्धियों के कारण वह वाक्य हम देख सकते हैं कि जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार की है। जैसे आपका वाक्य है कि पिताजी के द्वारा यह सूचना मिली, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि पिताजी से यह सूचना मिली। मैं मुंबई में जुहू पर रहता हूँ, मैं मुंबई में जुहू में रहता हूँ। मुझे पर 100 रुपये जुर्माने हुए, जबकि शुद्ध वाक्य होगा कि मुझ पर 100 रुपये जुर्माना हुआ। आगे देखिए, क्या आपके घर पर सब ठीक ठाक है? क्या आपके घर में सब ठीक ठाक है? मेरे को एक किताब खरीदनी है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे एक किताब खरीदनी है। दुकान की दाईं ओर एक मंदिर है, दुकान के दाईं ओर एक मंदिर है। तुम्हें केवल 10 रुपये मात्र ही
दूंगा, तुम्हें केवल 10 रुपये ही दूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। तो बच्चों, आपने देखा, जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। हमारे को आपकी सलाह नहीं चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए। वह सब बच्चों में बड़ा है, वह सब बच्चों से बड़ा है। तो आपने देखा कि अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए। संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, जैसे वचन संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। शिवाजी बहुत वीर था, शिवाजी बहुत वीर थे। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। उसकी आँखों में आंसू निकला, उसकी आँखों से आंसू निकले। कारक संबंधी अशुद्धियाँ, वह हंसी से टाल गया, वह हंसी में टाल गया। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, वह ने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, राम लक्ष्मण और सीता वन को गईं, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि कारक संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। तो बच्चों, जब आप लोग इन अशुद्ध वाक्यों को और शुद्ध वाक्यों को पढ़कर देखेंगे और समझेंगे तो आपको अपने आप इनकी अशुद्धियाँ समझ में आ जाएंगी। हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए वाक्यों की रचना की गई है, यदि हम उस प्रकार से वाक्यों की रचना नहीं करते हैं तभी वाक्य अशुद्ध होता है। व्याकरण के जो नियम हैं, कर्ता, कर्म, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्यों की रचना करनी चाहिए। तो जो आपका यह पाठ था उसके अंतर्गत हमें वाक्य में आने वाली अशुद्धियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की और जाना। आप लोग इस पाठ के वाक्यगत अशुद्धियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो शुद्ध वाक्य हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्यगत अशुद्धियाँ क्या होती हैं। धन्यवाद।